देखिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा प्लेन होता है, प्लेन को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में देखें तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन बनती है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। यहाँ पर जो डी होता है वो डी हमारा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा किस तरीके से करेंगे इसका। ए पार्ट देखिएगा आप, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में चाहो तो वैसे कर लो, नॉर्मल फॉर्म में चाहो, वेक्टर फॉर्म में चाहो तो वैसे कर लो, दोनों तरीके से ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मुझे दे रखा है इन्होंने z इज इक्वल टू टू दे रखा है। तो सर हाँ जी, सर ये तो 11.3 के क्वेश्चन 1 2 3 शायद आपने होमवर्क दिए थे वो कर रखा है। कर रखे हैं। वो पहले ही हाँ सर, 1 और 2 कर रखा है। ठीक है ठीक है, थर्ड कोई भी कर बात रखा नहीं, है। कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देते हैं, 2 छोड़ देते हैं, आपने कर लिया है। अगर 3 नहीं करा है तो 3 से कराऊं स्टार्ट। यस सर ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक पार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ थर्ड थर्ड पार्ट थर्ड कर, वाला। थर्ड पार्ट करवा बस दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। तो जैसे मेरे को एक प्लेन दे रखा है, देखिएगा ये है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में देखिएगा क्या है। सी पार्ट में है आर वेक्टर डॉट एस माइनस टू टी आई कैप। आर वेक्टर डॉट, फिर ब्रैकेट में है एस माइनस टू टी इंटू आई कैप, एस माइनस टू टी इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप प्लस 2s प्लस टी इंटू के कैप प्लस 2s प्लस टी इंटू के कैप इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। ये हमको प्लेन दे रखा है। अब मैं जानता हूं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये मेरे को दे रखा है प्लेन। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, बिकॉज यहाँ पर आर वेक्टर मेंशन्ड है तो ये वेक्टर फॉर्म में है। अब अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखकर और सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, आर वेक्टर की जगह आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एस माइनस टू टी इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस टी इंटू जे कैप प्लस 2s प्लस टी इंटू के कैप इज इक्वल टू 15। तो जो भी वैल्यू है वो हमारी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में ना आकर वो हमारा एक्स वाई और जेड की टर्म्स में अगर इक्वेशन आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। तो देखिएगा, आई कैप वाला टर्म आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस टू टी इंटू एक्स हो जाएगा। ये एस माइनस टू टी इंटू एक्स प्लस 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड, 2s प्लस टी इंटू जेड इज इक्वल टू 15। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो गई।
बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए जी। तो बाकी के दोनों पार्ट्स अपने आप करना, कुछ नहीं करना, आर वेक्टर की जगह बस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डाल देना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद में अगला हाँ देखते हैं। सर, हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसके लिए भी हमने एक तरीका देखा था कि सबसे पहले जो मेरे को दे रखी है ये इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। अब इस कार्टेशियन इक्वेशन से मैं ये देखूंगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है एन कैप के। एन कैप के डायरेक्शन कोसाइन हमेशा एन कैप के निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट कर लेते हैं, बताओ कौन सा करूं, ए बी सी डी कौन सा पार्ट करूं इसमें, बता सर दीजिए। हाँ सर जी, बी सेकंड पार्ट। सेकंड सर पार्ट। सेकंड वाला। ठीक है जी, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है, थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट सॉरी, बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, ये है 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। माइनस 6 को तो इधर ले जाओ, इसको लिखो 0x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। फिर मुझे क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि ये जो x का, y का और z के जो कोफिशिएंट्स हैं, x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं, वो उनका जो स्क्वायर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये एल एल एम और एन है या नहीं, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। हम ये देखेंगे एल स्क्वायर क्या है, अगर मान लीजिए एल हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो अब इसमें मैं देखूंगा कि 9 प्लस 16 25। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा इसको थ्रू आउट। कैसे, हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट। मतलब हर तरीके के क्वेश्चन का ना एक पैटर्न है, बस वो पैटर्न आपको याद होना चाहिए। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट हो गया 5। 5। तो मैं इसको ना 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा। ठीक, तो देखिएगा क्या होगा, 5 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए 0/5 इंटू एक्स प्लस 3/5 इंटू वाई प्लस 4/5 इंटू जेड इज इक्वल टू 6/5। मैंने थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, अब आप 0/5 यानी कि 0 का स्क्वायर करो, 3/5 का स्क्वायर करो और 4/5 का स्क्वायर करो, ऐड कर दीजिए, अब आपका रिजल्ट जो है वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ये प्रॉपर जो है Lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी। अब ये मेरे पास प्रॉपर कार्टेशियन इक्वेशन बन गई एक प्लेन की। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट मुझे इसमें क्या करना होगा कि
जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, और मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये प्लेन, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से आ रही है, ये इस प्लेन को जिस पॉइंट पर टच करती है ना, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट रुकिए। यस सर, दिख रहा है ना, अब ठीक है। है। यस सर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स, देन इधर एक्स डैश, इधर वाई, और इधर वाई डैश। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, ये इस पर परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कि ये वाली लाइन ही यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस पर। तो मुझे ये इसके ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोल दिया x1, y1, z1, x1, y1 और z1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। फिर हमें क्या करना होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये x1, y1, z1 है, तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट P के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं या लाइन OP मान लें, हम ये कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज drs ऑफ OP वेक्टर, ये अगर मुझे निकालना होगा, या छोड़िए पहले आप OP वेक्टर ही देखो कि OP वेक्टर क्या हो जाएगा। OP वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ओरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन हो गई OP वेक्टर। तो देखिएगा ये OP वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस 0, यानी कि x1 आई कैप, y1 माइनस 0 यानी कि y1 जे कैप, और z1 माइनस 0 z1 के कैप। बेटा एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ प्लीज। ओके। जी देखो, एक मिनट वेट करिए। ओपी वेक्टर मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, x1, y1 और z1। ये कैसे निकला, x1 माइनस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 0। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर ये निकला कैसे, x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप प्लस z1 माइनस 0 के कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर ये क्या हो गए, x1, y1 एंड z1। फिर हम ये कहेंगे कि ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, तो जो प्लेन है, प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो होते हैं प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के यूनिट नॉर्मल वेक्टर के, यानी कि एन कैप के डायरेक्शन कोसाइंस। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि वो भी तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ही होगा। तो जब ये लाइन और वो प्लेन का नॉर्मल वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक, अगर इतना डिटेल में नहीं जाना है तो सीधा सीधा समझिए कि अगर मेरे पास कोई भी प्लेन है, तो उस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले मैं उसमें एल, एम और एन की वैल्यू जानूंगा। तो मैंने एल, एम और एन की वैल्यू जान ली, ये मुझे पता चल गई। ये पता करने के बाद में, और ये हमने करा कैसे, ये हमने ऐसे करा कि मुझे मालूम है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर ये 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ये 1 के इक्वल कैसे आया, हमने इस पूरे को, हर एक वैल्यू को इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर प्लस, सॉरी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये करके हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, एल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, इस फॉर्मेट में मैं ले आया। अब ये एल, एम और एन और इसके जो डायरेक्शन रेशियो आए लाइन के x1, y1 और z1, दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर। मेरी हाँ बात समझ में आ सर। रही है, ठीक है। चलिए, तो हम ये बोलेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज drs ऑफ लाइन and direction cosines DCs of plane
must be proportional, must be proportional, ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब जब ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए तो मतलब इनका जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए। वो देखिएगा कैसे होगा। क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 0 अपॉन 5, x1 अपॉन 0 अपॉन 5, लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, देख लेते हैं, बल्कि मैं उल्टा करता हूँ। क्या 0 अपॉन 5 अपॉन x1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 अपॉन y1। सर हमने ये क्यों करा? क्या मतलब सर x1 अपॉन 0 अपॉन 5 क्यों नहीं करा? वो कभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि x1 अपॉन 0 एनीथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो गया, वो इस वजह से। हालांकि इसका कोई रोल ही नहीं है इसमें, इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसमें x वाली टर्म ही नहीं है। इस वजह से आप कहो तो मैं उल्टा कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके सर, हाँ भाई कोई। अगर मान लीजिए रेशो बराबर आ रहा है, मान लो रेशो इक्वल होकर 1/2 आ रहा है, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो वो रेशो तब भी इक्वल होगा, वो 2/1 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए 0 अपॉन 5 अपॉन x1, 3 अपॉन 5 अपॉन y1 एंड 4 अपॉन 5 अपॉन z1 इज इक्वल टू k। इसको k के बराबर मान लिया और मैंने इतना कर दिया। इसके बाद देखिएगा, सर मैं एक चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये जो एबीसी होते हैं और एलएमएन होते हैं, ये कौन कौन से, ये डीआर कौन सा होता है, एलएमएन होते हैं? देखिए मैं बताता हूँ डीआर क्या होते हैं। जो सिंपली आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म को मैं डायरेक्शन रेशियो बोल देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। आप ये कहेंगे कि अगर मैं इसको भी ना, अगर मैं इसको भी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की फॉर्म में लेकर आऊं, या छोड़ो, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ मल्टीप्लाई होते हैं उनको बोल देते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन भी वही होते हैं, जो आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ मल्टीप्लाई होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन भी होते हैं। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर होता है। तो ये हम चेक करते हैं पहले अपने आप। अगर मान लो मुझे ये दे रखा है, देखो 0x प्लस 3y प्लस 4z, तो आप ये कहोगे, एक मिनट रुकिए जरा, 0x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 है। आप कहोगे कि मैं तो इसको कन्वर्ट करता हूँ उसमें वेक्टर फॉर्म में। तो हमने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू 6। इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं ना, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक्स हाँ सर। एक्स आई इंटू 0 करेंगे तो वो 0x आ जाएगा, वाई जे इंटू 3j करेंगे तो ये 3y आ जाएगा, z के इंटू 4 के करेंगे तो वो 4z आ जाएगा। अब ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म हो गया आर वेक्टर डॉट 0 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू 6। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, बहुत मामूली सा अंतर देखिएगा। सिंपली अगर मैं देखूं आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन दे आर डायरेक्शन रेशियोज, तब तो डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन अगर मान लीजिए आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर आ जाता है तो फिर मैं कहूंगा अब ये डायरेक्शन रेशियो नहीं रहे, अब ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। समझ गए? तो मैंने वही हाँ कहा सर। कि अगर आप क्या करें, अगर आप 0 को 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 3 को भी 5 से डिवाइड कर दो और 4 को भी 5 से डिवाइड कर दो, और फिर जो ये वैल्यूज आई हैं 0/5, 3/5, 4/5, अगर इनके स्क्वायर्स का सम आप फिर निकालेंगे
then it will come out to be 1. तो फिर ये डायरेक्शनल कोसाइन बन जाएगा। तो आई ठीक है कैप जे कैप के कैप के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स कहलाती हैं डायरेक्शन रेशियोज। अगर आई कैप जे कैप के कैप के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स के स्क्वायर्स का सम 1 आ जाता है तो उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। समझ गए? ठीक है सर, आ गया। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा, अब वापस मैं इस पर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि मुझे x1 y1 और z1 निकालना है बस। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, जो हमारी इक्वेशन बनी थी प्लेन की इक्वेशन ये थी, प्लेन की इक्वेशन ये थी 0.5 into x, या इसको भी बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये प्लेन की इक्वेशन थी। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे x1 की वैल्यू। ठीक है जी, तो x1 इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो 0/5 का मतलब तो 0 ही हो गया, 0/x1 इज इक्वल टू k। इट इंप्लाइज दैट x1 इधर k इधर, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। छोड़ दो इसको। फिर उसके बाद में 3/5/y1 इज इक्वल टू k, तो y1 इज इक्वल टू 3/5k। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना? ऐसे ही जब 4/5/z1 इज इक्वल टू k, z1 को इधर ले आओ, k को इधर ले आओ, ये हो गया 4/5k। बताइए बेटा, वैल्यूज क्लियर है x1 y1 z1 की? नैना? हाँ सर। नैना सर क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अदिति गोयल, नैना गोयल, अदिति बजाज, बताइए हाँ सर। यस क्लियर सर, है? क्लियर है। ठीक है। काजल क्लियर है इतना, x1 y1 z1 की वैल्यू? कृतिका? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, 1 मिनट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया। अब ये जो x1 y1 z1 है, ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है। x1 y1 z1 प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। ठीक, तो हम वही चीज बोलेंगे। देखिएगा, सिंस x1, y1, z1 lies on the plane, therefore it will satisfy the equation of the plane. It will satisfy the equation of the plane. तो प्लेन की इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो x की जगह आप x1 डाल सकते हो, 0x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 6। ये आपने डाल दिया, यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू डाले, 3 इंटू 3/5 के 4/z1, ओ सॉरी 4z1, तो 4 इंटू 4/5 के इज इक्वल टू 6। ये तो z हो गया, तो 0 हो गया, ये हो गया 9/5 के, ये हो गया 16/5 के इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 5 के है, तो ये क्या हो गया 25/5 के इज इक्वल टू 6। दिखाई दे रहा है? 5 5 25, के को इधर ले आइए, तो के की वैल्यू आ गई बेटा 6/5। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा सबको, के की वैल्यू 6/5 क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद मुझे निकालना क्या था, मुझे तो x1 y1 z1 निकालना था, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। therefore x1 is equal to 0, इसको तो छोड़ दो, ये तो 0 ही हो गया। y1 is equal to 3/5 के, 3/5, और k की वैल्यू क्या है 6/5, 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y1 आ गया 1/2,
Z1 इज इक्वल टू 4/5 के 5 और k की वैल्यू 6/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया 2/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा बेटा 0, 1/2, 2/3। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। मयंक क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। आकृति? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। तो बाकी के पार्ट्स इसके खुद करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। सर आंसर डिफरेंट आ रहा है पीछे। नहीं, अलग तो नहीं होना चाहिए। कौन सा था ये? बी पार्ट था ना, 11.3 का बी पार्ट। क्वेश्चन 4। हाँ, अलग आ रहा है। 24/25 फोर्थ का बी पार्ट। हाँ सर। 25, 24/25 क्या गलती कर दी मैंने? सर के की वैल्यू 5/6 होगी। यही तो गलती हो गई। k की वैल्यू 5/6 होगी, मैंने गलती से 6/5 लिख दिया। ठीक है सर। हाँ, k इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो k की वैल्यू 5/6 होगी, मैंने गलती से 6/5 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 5/6, तो सीधा है 6 ऊपर चला गया, 6 3 जा 18, 18/25 हो गया बेटा। समझ हाँ गए? सर सही हो गया। ऐसे यहाँ पर भी 5/6, तो ये हो गया 24/25। ठीक है, यस सर। ये 24/25 हो गया। ठीक, चलिए जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन that passes through the point 1 0 minus 2 and normal to the plane is I cap plus j cap minus k cap. Normal to the plane is this, मतलब एक पॉइंट दे दिया और नॉर्मल दे दिया। उसके बाद दूसरा बी पार्ट देखिए, that passes through the point 1 4 6 and normal vector to the plane is I cap minus 2j cap plus k cap. अब इसमें मुझे क्या देखना होता है कि जब कोई भी प्लेन एक पॉइंट से गुजरता है कोई भी प्लेन एक पॉइंट से गुजरता है, जब मुझे वो पॉइंट दे रखा होता है और पॉइंट के साथ में नॉर्मल वेक्टर दे रखा होता है, तो फिर मैं किस तरीके से, मैं इक्वेशन किस तरीके से बनाता हूँ उसकी, बताएंगे क्या बोलते हैं उसको? जब एक पॉइंट दे रखा होता है और नॉर्मल वेक्टर दे रखा होता है, तो उसको जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिएगा उसका उसकी फॉर्मेट होता है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ ये। ये होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं बी पार्ट कर रहा हूँ, ए पार्ट आप खुद कर लेना भाई। हर एक तरीके के फॉर्मेट है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर। ठीक है, तो ये हमको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, देखिएगा बी पार्ट। पॉइंट क्या गिवन है ये देखिए। सबसे पहले तो पॉइंट देखिए जी, पॉइंट मेरे को दे रखा है, मैं रीवर्ट कर रहा हूँ फिफ्थ का। पॉइंट गिवन है 1 4 6। तो जो पॉइंट होता है उसका हमको पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, उसी को ए वेक्टर बोल देते हैं। तो पॉइंट है 1 4 6, तो इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि ए वेक्टर बोलते हैं उसको। देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 i कैप प्लस 4 i कैप
प्लस 6j कैप, ये हो गया, ये तो पॉइंट हो गया। फिर नॉर्मल वेक्टर देखिएगा, नॉर्मल वेक्टर ये क्या है, एन वेक्टर होता है, कैपिटल एन वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है। तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 1k कैप बोल दो, 1 आई कैप बोल दो। बताइए जी, ये तो समझ में आ गया। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देयरफॉर, और इन्होंने बोला वेक्टर फॉर्म में भी बताओ और कार्टेशियन फॉर्म में भी बताओ। तो सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म निकाल लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर वेक्टर। इज इक्वल टू 0। वैल्यूज डालनी है बस, इधर कर रहा हूं इसको। देखिए जी क्या हो जाएगा, आर वेक्टर को तो आर वेक्टर ही रहने देंगे। तो आर वेक्टर माइनस ये जो ए वेक्टर है, ये क्या 1i प्लस 4j प्लस 6k, 1i क्या लिख रहा हूँ ये मैं, 1i प्लस 4j, 1i प्लस 4j प्लस 6k। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, और डॉट डॉट एन वेक्टर कितना दे रखा है, 1i माइनस 2j प्लस 1k, 1i माइनस 2j प्लस 1k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई नॉर्मल फॉर्म में, जब हमको ये दे रखा है कि प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट और उस पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे रखा है जिसको नॉर्मल वेक्टर बोल देते हैं। बताइए जी, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। क्लियर है? यस तो सर। हमारा वेक्टर फॉर्म में, अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आर वेक्टर की जगह बस xi प्लस yj प्लस zk लिख दीजिए बस। तो आर वेक्टर की जगह आप लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk, ये आपने मेंशन कर दिया, माइनस 1i प्लस 4j प्लस 6k, ये हो गया, ठीक है। और डॉट 1i माइनस 2j प्लस 1k कैप इज इक्वल टू 0। अब xi कैप माइनस 1i कैप, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू आई कैप, yj कैप माइनस 4j कैप, ये क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस 4j कैप, zk कैप माइनस 6k कैप, ये क्या हो जाएगा, z माइनस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट 1i माइनस 2j प्लस 1k इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 इंटू 1 मतलब x माइनस 1, y माइनस 4 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2 इंटू y माइनस 4, माइनस 6 इंटू सॉरी z माइनस 6 इंटू 1, 1 इंटू z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कर लिया।
अब देखिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस का 8 प्लस का z और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस z और माइनस 6 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 7 प्लस 8 तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर क्लियर। यस सर। क्लियर है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिएगा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म भी हो गई, कार्टेशियन फॉर्म भी हो गई। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो जब कोई भी प्लेन होता है उसकी इक्वेशन मेरे को निकालनी होती है, व्हिच पासेस थ्रू अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, वेक्टर फॉर्म भी देख लो, कार्टेशियन फॉर्म भी देख लो। इसके लिए इधर कर रहा हूं इसको मैं। मुस्कान क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। ओके। चलिए जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका फिफ्थ का एक पार्ट मैंने करा है, बाकी आप करिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका भी मैं एक पार्ट कर रहा हूं। तो मैं इसका चलो फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, सेकंड आप करिएगा। 6 का ए पार्ट है, इसमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, 3 पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 6 4 माइनस 5 6 4 माइनस 5 ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 2 3 ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे को दे रखे हैं 3 पॉइंट्स। तो जब भी हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर मुझे चाहिए होते हैं। पहले वाले को बोलता हूँ ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर, तीसरे को सी वेक्टर। ये हो गया मेरे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप। ये तो हो गया जी ए वेक्टर। फिर देखिएगा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है, ये दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। फिर निकालिए सी वेक्टर, तीसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए इसमें ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, ठीक। कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखे हो वो नॉन कोलिनियर ही होते हैं, कंटिन्यू अनलेस ये मेंशन ना करा जाए कि वो कोलिनियर है। अच्छा बाई चांस सोच लो कि अगर वो तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर आ जाएं, अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे तो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। वो 0 0 0 ही आ जाएगा सब कुछ, आप देख लीजिएगा, इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी उसमें। तो अगर इक्वेशन आपकी ना बने और आप पैटर्न बिल्कुल सेम फॉलो कर रहे हैं और अगर आपकी इक्वेशन ना बने तो लास्ट में आपको बस ये कह देना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कांट बी फाउंड बिकॉज द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, और ये मैं आपको हिंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बी पार्ट इसका ऐसा ही है तो उसमें इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। ए पार्ट जिसमें इक्वेशन बन रही है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होता है,
अब देखिएगा, अब इनकी वैल्यूज तो बाद में डालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। पहले निकाल लो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 6 - 1, सीधा लिख रहा हूँ 5 i कैप, फिर 4 - 1 सीधा लिख रहा हूँ 3 j कैप, फिर -5 -1 यानी कि -5 + 1, तो माइनस का 4 k कैप, फिर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर -4 -1 यानी कि -5 i कैप, -2 -1 मतलब -3 j कैप, और 3 -1 यानी कि 3 + 1 मतलब 4 k कैप। ये हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, पहली रो में आ जाता है बेटा आई कैप जे कैप के कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या है 5 3 -4, इसके कोफिशिएंट्स 5 3 -4। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसके कोफिशिएंट -5 -3 + 4, -5 -3 + 4, ये हो गया। ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, पहली रो के अलाउंग ही एक्सपेंड कर दीजिए। Expand it along first row. Expand it along first row. तो आई कैप है पहली रो का पहला एलिमेंट आई कैप, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, तो आई कैप इंटू आई कैप इंटू 3 4 12 माइनस -3 इंटू -4, ये भी प्लस का 12 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, तो 12 -12 हो गया। 0 0 आ रही है पूरी इक्वेशन मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, देखता हूँ अभी। जे कैप को इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 5 4 20 -20 20 -20 प्लस के कैप जो है ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, -15 और माइनस माइनस +15, -15 +15 ये कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सॉल्व करके आया 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। लिखिए 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये हो गया। अब क्या करना है कि जैसे आर वेक्टर है तो या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो इज इक्वल टू 0, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। जो जरा आंसर देखना है इसका क्या दे रखा है पीछे, 11.3 के 6th का ए पार्ट, चलिए मैं देखता हूँ। सर वही दे रखा है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयर विल बी बिल्कुल, the points are collinear, there will be infinite number of planes passing through the given points।
तो मुझे गलत ध्यान था, ये जो मैं पहला वाला कर रहा हूँ ये है वो वाला क्वेश्चन। इसमें आप ये देख लीजिए कि हमारी जो ये वैल्यू आई है ना 0i प्लस 0j प्लस 0k, इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वही कोलिनियर है। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसके थ्रू पास होने वाले प्लेन्स जो हैं उसकी कोई एक पर्टिकुलर मैं इक्वेशन नहीं बता पाऊंगा। हम ये कहेंगे देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद इसका बी पार्ट अपने आप करना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वो मुझे आनी चाहिए और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन वो मुझे आना चाहिए। तो प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। तो देखिएगा, सेवंथ में क्या करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। 5 को ले आओ इधर, 2x प्लस 1y माइनस 1z इज इक्वल टू 1 और 5 को ले आए यहाँ डिनोमिनेटर में, स्प्लिट कर दो। 2x अपॉन 5 प्लस 1y अपॉन 5 प्लस माइनस 1z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब क्या करिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a बनाना है तो आप इस 2 को 5 के डिनोमिनेटर में ले आओ, x अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 अपॉन 1 और प्लस का z अपॉन 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये पूछ रहे हैं फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। तो हम ये कहेंगे कंपेयरिंग इट with intercept form comparing it with intercept form of the plane x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। a is equal to 5 upon 2 मतलब 2.5, b is equal to 5 and c is equal to minus 5। a b और c इसकी वैल्यू आ गई। ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट आ गए। बताइए जी समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा अगला पूछ रहे हैं ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है यानी कि b, जो y एक्सिस का मतलब जो b होता है वो y इंटरसेप्ट होता है हमारा, वो तो दे रखा है इन्होंने कितना 3 विद इंटरसेप्ट ऑन 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। जो ZOX प्लेन के पैरेलल है तो क्या करेंगे, ये ZOX प्लेन कौन सा होता है, ZOX का मतलब क्या है कि वो ZX प्लेन के पैरेलल है। तो देखिएगा अगर कोई भी प्लेन ZOX प्लेन के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे,
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या हो गया, या जेडो एक्स प्लेन का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कोई एक प्लेन बन रहा है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस की हेल्प से एक प्लेन बन रहा है ये। तो अगर कोई प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, अगर कोई प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, तो ना तो वो जेड एक्सिस को काटेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो ना तो वो जेड एक्सिस को काटेगा और ना ही वो वाई एक्सिस के काटेगा। अगर कोई भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सिमिलरली अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है तो वो उस प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई भी प्लेन जेड ओ एक्स यानी कि इस जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है तो वो उसको इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ मतलब वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा ना? हाँ, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। जब जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं मतलब वो इधर रहने वाला है, वो इस तरफ रहने वाला है, जेड एक्स के पैरेलल है। और वाई इंटरसेप्ट क्या दे रखा है इन्होंने, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है 3। मतलब वो प्लेन इसके पैरेलल है तो वो प्लेन ऐसा है, वो प्लेन ऐसा है, ठीक है, क्योंकि इस प्लेन के एग्जैक्टली पैरेलल है वो। जब इस प्लेन के एग्जैक्टली पैरेलल है तो वो इस तरीके का प्लेन है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को काट रहा है, ना तो जेड एक्सिस को काटता है ना ही एक्स एक्सिस को काटता है। तो इस प्लेन की और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है वो पॉइंट क्या हो गया, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये काटता है वो पॉइंट क्या हो गया, 3 है ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा, इस पर x की वैल्यू 0, इस पर y की वैल्यू y की वैल्यू इस पर 3 और इस पॉइंट पर z की वैल्यू कितनी, 0। ये बता दीजिए ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। यस सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो अब इसमें सीधा सीधा फंडा ये है कि जब भी कोई प्लेन x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है तो ये जो है ना हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसमें x वाला टर्म हटा दो। जब वो x को काट ही नहीं रहा है तो x की वैल्यू 0, जब वो z को काट ही नहीं रहा है तो z की वैल्यू 0। तो हम ये कहेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। जब वो x को नहीं काट रहा है, जब x की वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन है। y क्या है, y पर तो वो काट रहा है, तो काट रहा है तो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया y अपॉन 3। और z पर वो काट ही नहीं रहा है तो z की वैल्यू 0। y को काट रहा है तो y की वैल्यू कुछ होगी, y लिख दिया यहाँ पर, और किस पॉइंट पर काट रहा है वो y इंटरसेप्ट है, तो ये 3 हो गया। 0 अपॉन c इज इक्वल टू 1, ये भी 0 ये भी 0, क्या आ गया y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? चलिए जी, अच्छा तो इसके आगे के बेटा फिर करिएगा अपने आप, 11.3 कंप्लीट करिए। और आज है 12th, आज है थर्सडे, आपका परसों तो दीपावली है, तो सभी को हैप्पी दीपावली। और मैं अब छुट्टी करूंगा दीपावली की, आपको बताया था मैंने कि सैटरडे संडे और मंडे 14, 15, 16 ये 3 दिन की मैं छुट्टी करूंगा। तो जो नेक्स्ट क्लास है आपकी मैथ्स की वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी केवल एक छुट्टी कर रहा हूँ मैं दीपावली के नाम की, वो भी परसों की, ठीक है। तो बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को होगी, ओके सर। ठीक है जी बेटा। फिर चलिए फिर पटाखे वगैरह मत दिवाली फोड़ना। सर।